हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंने आपका यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के मीनिंग या डेफिनेशन को देखा, उसको समझा कि क्या मीनिंग होता है ट्रायल बैलेंस का, क्या डेफिनेशन होता है। फिर ट्रायल बैलेंस के हम लोगों ने फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक को समझा कि क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपका ट्रायल बैलेंस का, और फिर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका ट्रायल बैलेंस का, किस उद्देश्य से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देख रखी है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बनाना भी सिखाया था। ट्रायल बैलेंस हम बेसिकली क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो हम लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना चाहते हैं कि जो भी हमने जर्नल से लेज़र में पोस्ट किया है वो सही है या नहीं है। इसे चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जो है इसका मैच कर जाता है तो इसका मतलब है कि आपने जो लेज़र बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ट्रायल बैलेंस 1 रुपये से भी डिसमैच करता है, जो बैलेंस है डेबिट क्रेडिट वो अगर 1 रुपये से भी डिसमैच करता है तो इसका मतलब है कि ज़रूर आपने लेज़र में कोई मिस्टेक किया है, आपको उसको सुधारना होगा। तो ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, एक वर्किंग पेपर की तरह है, जिसको हम सिर्फ क्या करते हैं तो लेज़र के बैलेंस को ला करके यहाँ डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस को ला करके यहाँ पर हम दिखाते हैं उसको। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की मदद से ही हम बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। बिजनेस के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बनाते हैं, जिससे हमें बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, वो ट्रायल बैलेंस की मदद से ही बनाते हैं। बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं और उसे भी हम जो है आपका ट्रायल बैलेंस की मदद से ही बनाते हैं। तो सीक्वेंस तो आपको याद है कि किस तरीके से हम जो है सारे अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को, इकोनॉमिक इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उसे लेज़र पोस्ट करते हैं और लेज़र के बाद जो है हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और इसी ट्रायल बैलेंस की मदद से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा, फाइनल अकाउंट बनाना होगा। तो जब आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आओगे तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, कोई आपको जर्नल या लेज़र नहीं दिया रहेगा। उतना लंबा प्रोसेस आपको जनरली नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन सारे चीज़ों को आपको पहले के चैप्टर में सिखा दिया गया है। इसीलिए जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे उसमें डायरेक्टली आपका ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। नहीं तो जब आप 12th में जाओगे, आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे 12th का, तो उसमें आपको जर्नल, लेज़र पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब कुछ प्रिपेयर आपको करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर वाइज चूँकि सीख रहे हैं तो आपको फाइनल अकाउंट में सीधा ट्रायल बैलेंस गिवन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए फिलहाल। तो ये जो है एक आपका स्टेटमेंट है और इसमें हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को दिखाते हैं। चलिए, तो आज हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 से हम समझेंगे डीके गोयल के बुक से, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे आज ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। कब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है क्लोजिंग स्टॉक दिखता है और कब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखता है, ये भी बात हम यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो आपका एग्जाम्पल नंबर जो 3 है यहाँ से हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बालाजी ट्रेडर्स प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2018। तो आपको 31 मार्च 2018 का जो है वो ट्रायल बैलेंस इस डेट को बनाना है। ट्रायल बैलेंस जो है आप मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं, लेकिन आपको ईयरली तो इसको बनाना ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर है 31 मार्च 2018 जो है आपका 17-18 फाइनेंशियल ईयर, उसका आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाना है। सारा लिस्ट दिया हुआ है आपका, उसको कौन सा, किसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, किसे हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम किस में लिखेंगे, वो आपको यहाँ पर देखना है। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपका दिया हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 3,10,000 का, इस साइड में आपका यहाँ पर गिवन है 3,10,000 का, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड, यानी इसको परचेज से अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया है। चलिए, तो हम यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम पहले आपको बताते हैं कब लेंगे और कब नहीं लेंगे। देखिए, तो अगर हम बात करें बिजनेस में तो हमारा स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक जिसके हम बात करते हैं, जो साल के अंत में अनसोल्ड गुड्स है आपका, जो कि नहीं बिका है, उसी को हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली में बच्चे किसका पार्ट है? हम परचेज़ किए बिजनेस में सेल करने के लिए, पहले पिछले साल का जो बैलेंस होता है आपका ओपनिंग स्टॉक कहते हैं इसको, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का। इतना से तो आपका काम नहीं होगा, आप क्या करोगे? परचेज करोगे बिजनेस में, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक और आपने बिजनेस में यहाँ पर परचेज किया। मान लीजिए कि पिछले साल आपका यहाँ पर है 20,000 रुपये, आपने साल भर में ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का परचेज किया, ठीक है। अब आपने मान लो जो कॉस्ट है आपका ओपनिंग और परचेज, तो टोटल हो गया 70,000। यहाँ पर 70,000 में से आपने सेल कर दिया कॉस्ट का, है ना, 50,000 का सामान बेच दिया, तो बचा कितना? 20,000 साल के अंत में। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। देखिए ना, हम लोगों ने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखा, इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेस किया 50,000 का, तो टोटल हुआ 70,000 का। आपने बेच दिया 50,000 कॉस्ट का, याद रखिएगा सेलिंग प्राइस प्रॉफिट ऐड करके होता है, फिलहाल हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि कॉस्ट का आपने जो है 70,000 में से 50,000 का बेच दिया, तो साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक बचा 20,000 का। अगर आप ओपनिंग स्टॉक परचेस यहाँ पर दिखा रहे हो ट्रायल बैलेंस में और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इसे भी दिखा दोगे, तो बताइए ना कि इस 70,000 में 50,000 का तो बेच दिया, तो इस 70,000 में 20,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस ऐड है या नहीं? क्लोजिंग स्टॉक तो निकला आपका यहाँ पर 20,000, लेकिन ये 20,000 ऑलरेडी इसमें ऐड है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम अलग से नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये 20,000 इस 70,000 में ऐड है, क्योंकि 70,000 में 50,000 का बेचे तो 20,000 तो परचेज में ही ऐड है ना, ओपनिंग प्लस परचेज में ही ऐड है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम अलग से नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन साल के अंत में होता है और साल के अंत में होना भी चाहिए, क्योंकि साल के बीच में आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? तो साल के अंत में निकालोगे, तो वैल्यूएशन साल के अंत में होता है। आप देखो कि ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेस हमने कितना किया है और टोटल कितने कॉस्ट का हमने सामान सेल किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आपका बचेगा। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसको आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर अभी लाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी देखिए 70,000 में 20,000 ऐड है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि इसको परचेस से अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया। तो कब आएगा क्लोजिंग स्टॉक, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर तो नहीं आएगा, कब आएगा? आपका जब दिया रहेगा एडजस्टेड परचेस दिया रहेगा। अब एडजस्टेड परचेस का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस नेट परचेस। नेट परचेस का मतलब होता है बच्चे, परचेस में से अगर आप परचेस रिटर्न माइनस कर देते हो तो उसको नेट परचेस कहते हैं। क्यों कहते हैं नेट परचेस? जब आपने परचेस किया और परचेस करने के बाद रिटर्न कर दिया तो वो तो परचेस नहीं माना जाएगा ना, तो नेट परचेस का मतलब होता है परचेस माइनस परचेस रिटर्न। तो ओपनिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेस का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेस आप ऐड कर दो और इसमें से लेस कर दो आप क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये जब आप यहाँ माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आपने परचेस से यानी ओपनिंग स्टॉक और परचेस से क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर माइनस कर दिया। तो अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेस रहता है और क्लोजिंग स्टॉक भी आपका रहता है, तो तब आप जाके क्लोजिंग स्टॉक जो है अपने ट्रायल बैलेंस में लेकर के आओगे, क्योंकि ये परचेस से हटा दिया गया है। इसके पहले जो हमने बताया था वो परचेस में ऐड था, उसमें से हटाया नहीं गया था, तो इसीलिए हम वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते, क्योंकि ऑलरेडी परचेज में ऐड था। यहाँ पर चूंकि हटा दिया गया है, तो जब आपका एडजस्टेड परचेज रहेगा तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आप फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर, चूंकि हटा दिया गया है, तो फिर से लेकर के आओगे डेबिट साइड में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी आपका एसेट होता है। एक कंडीशन में आप ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर आओगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा आपका? जब आपका COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेचा उसका कॉस्ट क्या है ये दिया रहेगा, तब आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर के आओगे। थोड़ा सा इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं ऊपर में। यहाँ देखिए, यहाँ COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसमें आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, प्लस नेट परचेस प्लस जितना भी ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस इसका जो फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक। ये है आपका फॉर्मूला COGS।
यहाँ से यहाँ तक जो है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसमें से जब आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे, खैर इस फॉर्मूले को भी हम समझाएंगे, तो ये आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ से लेकर के ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ तक कहलाता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपको प्रोडक्शन करने में कितना खर्च हुआ। इसमें से जैसे ही आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो सामान आपने बेचा उसका क्या कॉस्ट है ये निकल के आ जाएगा। तो फिलहाल आपके क्वेश्चन में अगर COGS दिया रहेगा तो देखिए यहाँ पर भी हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया था एडजस्टेड परचेज में, और यहाँ भी हमने जो ओपनिंग और नेट परचेज में से हमने क्या किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस में से क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया है। तो जब क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तब आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या करोगे, अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर के आओगे, क्योंकि ये जो है आपका नेट परचेज से, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज से हटा दिया गया है, एडजस्ट कर दिया गया है, इसीलिए फिर से आपको दोबारा लेकर के इसको आना होगा। तो एडजस्टेड परचेज रहे या COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहे, आपका क्वेश्चन में आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर के आना होगा। क्लियर है बात? अच्छा, जब एडजस्टेड परचेस रहेगा तो क्वेश्चन में मान लीजिए आपका ओपनिंग स्टॉक भी दे देगा, परचेस भी दे देगा, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक भी इस तरह से मान लीजिए देता है आपका। तो यहाँ पर जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक लेके आएंगे, ओपनिंग स्टॉक और ये जो परचेज है इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एडजस्टेड परचेज में ही आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर बात करें तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है हम इसको दोबारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, दे देगा क्वेश्चन में, जैसे वेजेस वगैरह, कैरेज इनवर्ड, ये सब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस आपका दे देगा, तो उसको दोबारा लेकर के नहीं आएगा क्योंकि वो COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही सारे चीज़ों को हम एडजस्ट कर दिए हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो इन दोनों कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक को हम लेकर के आएंगे। अदरवाइज सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, परचेस दिया रहेगा, कोई एडजस्टेड परचेस COGS नहीं दिया रहेगा, तब क्लोजिंग स्टॉक को हम लेकर के नहीं आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में ऐड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 DK गोयल के बुक से आप निकाल लेना, पेज नंबर 14.8। अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक देखिए दिया है, लिखता है क्लोजिंग स्टॉक के बगल में नॉट एडजस्टेड, यानी अभी तक इसको परचेज से एडजस्ट नहीं किया गया है, मतलब ये ऑलरेडी अभी परचेज में ऐड है, इसीलिए हम इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर के नहीं आएंगे। चलिए यहाँ लिखा हुआ है आपका स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, तो यहाँ पे जो आपका 17 है, ईयर आपका जो है अलग हो सकता है, मेरा 17-18 जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 18-19 या 19-20 आपका दे सकता है बुक में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बनाना। तो यहाँ पे आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक आपका 2,20,000, ये डेबिट बैलेंस शो करेगा, जितना भी एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, वो डेबिट बैलेंस शो करता है, जितना भी इनकम है, गेन है, या आपका कह सकते हैं वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, या जितना भी लायबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस आपका शो करेगा। चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद परचेज है, परचेज है 25,75,000 का, लिखते हैं यहाँ पे, परचेज है यहाँ पे 25,75,000, ये हो गया आपका। इसके बाद सेल्स है, परचेस का बैलेंस डेबिट होता है, परचेस अगर आप परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये आप जनरल एंट्री बनाते हैं, तो परचेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। परचेस रिटर्न हो तो बैलेंस हमेशा उसका क्रेडिट होता है, क्योंकि आप क्या करते हो उसमें कैश या कैश टू परचेज रिटर्न, ये सब आप एंट्री बनाते हो। तो परचेस का अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट होगा। सेल्स है, इसका अपोजिट हो जाएगा, सेल्स का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। 36,18,000, 36,18,000 ये आपका क्रेडिट साइड में आएगा। तो सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न किधर होगा, डेबिट साइड में होगा आपका। इसके बाद है कैरेज इनवर्ड, ये आपका एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड्स, ये क्या है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाने तक का जो आपका कैरेज देना पड़ता है, भाड़ा देने पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। यहाँ पर फैक्ट्री में अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुँचेगा तो फैक्ट्री में जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए कैरेज इनवर्ड जो है आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये आपका आ जाएगा डेबिट साइड में। कितना है, 3,000 रुपीज़।
लिख दिया मैंने। इसके बाद है आपका कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड्स ये भी एक्सपेंस है। जब जो शोरूम से जब कस्टमर तक के घर तक जब सामान को डिलीवर्ड किया जाता है तो उसमें भी कैरेज लगता है। तो ये कैरेज आउटवर्ड जो है वो भी दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ये फैक्ट्री तक लाने का, ये कस्टमर के घर तक सामान पहुंचाने का। तो ये हो गया आपका 1200 रुपये। दोनों एक्सपेंस है, दोनों यहाँ पर आएगा। एक है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद हो गया आपका रिटर्न इनवर्ड। क्या है? रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब आपने सेल किया था, ये आपका क्या है? सेल्स रिटर्न है। ये आपका क्या है? सेल्स रिटर्न है। आपने सेल्स किया था, अब वो वापस आ रहा है, तो इसका मतलब रिटर्न इनवर्ड आपका सेल्स रिटर्न है। और सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड आपका डेबिट साइड में होगा। कितना है अमाउंट? 85,000 का आपका अमाउंट यहाँ पर है, लिख दिए हम। इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। लिख देते हैं बगल में, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब भी वही होता है। तो रिटर्न आउटवर्ड है, ये कौन सा है आपका? परचेज रिटर्न। परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में आपका होगा। अमाउंट जो है आपका वो 20,000 यहाँ पर गिवन है, क्रेडिट साइड में हम लोगों ने लिख दिया। रिटर्न आउटवर्ड हो गया। अब आते हैं डेटर। डेटर एसेट होता है। डेटर एसेट है, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। जितना भी एसेट है उसका बैलेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। 3,20,000 का डेटर है। अमाउंट आप लोग मिलाते चलिएगा साथ ही साथ, हो सकता है कहीं एक जीरो वगैरह कहीं छूट जा सकता है, तो वो देखते चलना है सब कुछ, है ना। अकाउंटेंट से हर किसी से मिस्टेक होता है, इसीलिए एक आपका चैप्टर भी पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पर है। जितना भी अकाउंटेंट है जो काम कर रहे हैं उनसे गलती हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 3,20,000, गलती से कभी क्या हुआ कि ये 3,20,000 की जगह एक जीरो छूट गया तो 32,000 हो गया। तो किसी भी कारण से मिस्टेक होता है, इसीलिए आपको एक नया एक चैप्टर पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी एरर को आप किस तरीके से रेक्टिफाई करिएगा। तो इसलिए आपको एक चैप्टर भी इसमें अलग से पढ़ना है। अगर कोई गलती नहीं होता, इंसान से गलती नहीं होती, तो हमको इस चैप्टर को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। चलिए, तो डेटर हो गया आपका 3,20,000 रुपया। इसके बाद है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है आपका वो है लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अमाउंट है 1,74,000, 1,74,000 रुपीज़। इसके बाद है आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स ये आपका 6,000 है। क्या है बैड डेट्स? बताते हैं अभी। बिजनेस के लिए लॉस है। आपने उधार में सामान बेचा था, और उधार में जब सामान आपने बेचा तो सामने वाला बंदा जो है वो डेटर बन गया। नियर फ्यूचर में वो बिज़नेस को पैसा देगा, और जब वो पैसा नहीं देता है, डेटर डूब जाता है वो पैसा आपका, तो वो आपके बिज़नेस के लिए लॉस है। जितना भी रिकॉर्ड करते हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वो बिज़नेस के लिए लॉस है, उसी को हम बोलते हैं बैड डेट। और बैड डेट लॉस होने की वजह से नॉमिनल अकाउंट के रूप से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस वो डेबिट होता है, और यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी आपका यहाँ पे हमेशा बैड डेट शो करेगा। तो डेबिट होगा आपका, लॉस है बिजनेस का। तो जितना भी आपका एक्सपेंस है, लॉस है या एसेट है डेबिट, जितना भी इनकम है, गेन है या लायबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद है स्टेशनरी एक्सपेंस है, ये हो गया आपका स्टेशनरी। जितना भी ऑफिस में मार्कर देखिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर पेंसिल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, रबर कटर, ये सारा स्टेशनरी का आइटम है, और ये सब कुछ बिजनेस में खर्च हो रहा है। देखिए हम इंक से लिख रहे हैं तो हमारा स्टेशनरी का मार्कर हमारा घिस रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो ये सब स्टेशनरी आइटम है आपका। तो ये एक्सपेंस हो रहा है आपका 4,200 ये आपका होगा डेबिट में। इसके बाद है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? जैसे बिजनेस का आपने इंश्योरेंस करवाया, फायर इंश्योरेंस है, या जो भी इंश्योरेंस करवाया है,
कि बिज़नेस को कोई नुकसान ना हो, तो आपने बिज़नेस का इंश्योरेंस कराया, तो उस इंश्योरेंस क्या है, बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने की वजह से इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए इंश्योरेंस रहता ऑनर का, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है, क्योंकि बिजनेस के पैसे से ऑनर अपना पर्सनल कोई भी काम करे तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। यहाँ पर जो इंश्योरेंस है, कोई ऐसा नहीं लिखा है कि अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है ऑनर, तो ये इंश्योरेंस बिजनेस के लिए किया गया होगा, इसीलिए ये डेबिट बैलेंस यहाँ पर शो करेगा एक्सपेंस होने की वजह से। अगर ऑनर का होता तो यहाँ लिखते ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स भी आपका डेबिट साइड में ही शो करता है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज, वेज एंड सैलरीज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस होने की वजह से इसका होगा आपका, ये डेबिट साइड में लिखेंगे। 1,85,000 आपका अमाउंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट को एसेट होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितना का है, 3 लाख रुपीज़ का है। क्यों करेंगे डेबिट इन्वेस्टमेंट? अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपके बिजनेस ने किसी दूसरे के बिजनेस का शेयर या डिबेंचर खरीद लिया, तो आपने वहाँ क्या किया, इन्वेस्ट किया पैसा, किस लिए, तो एक रिटर्न के लिए, कि आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट होता है, और एसेट होने की वजह से ये आपको डेबिट साइड में दिखेगा। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। चलिए ठीक है, क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 27,000 दिया हुआ है, ये जो है बिजनेस के लिए इनकम है। 27,000 रुपीज़, ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। और इनकम जो होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वो सारा कुछ जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। क्लियर है बात? इसके बाद है आपका इनकम होने की वजह से क्रेडिट हो गया, इन्वेस्टमेंट है एसेट इसीलिए डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट का में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम है इसलिए क्रेडिट हो गया। क्लियर है बात? इसके बाद है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। बिजनेस में पैसा है और बिजनेस का बैंक बैलेंस, ये दोनों जो है बिजनेस के लिए एसेट है, और एसेट होने की वजह से ये डेबिट हो जाएगा। कितना है अमाउंट, 12,400 रुपया। ठीक है, इसके बाद है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है परिसर, जैसे बिल्डिंग के साथ आगे का कुछ एरिया भी जो है उसी बिजनेस के अंदर ही आता है, तो प्रेमिसेस कहते हैं उसको। बिल्डिंग से लगा हुआ जो ज़मीन है वो प्रेमिसेस आपका कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रेमिसेस है वो बिजनेस के लिए एसेट है, जैसे बिल्डिंग वगैरह एसेट है, तो ये भी आपका एसेट होने की वजह से डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो यहाँ पर हम 6 लाख रुपए डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद है आपका फिक्सचर्स। फिक्सचर्स होता है जैसे दुकान वगैरह में आप देखते होगे, शॉप वगैरह में होल्डर हो गया, बेसिन हो गया, सिंक हो गया, तो तमाम जो फिटिंग आइटम होता है जो जिसकी में आप सामान वगैरह रखते हो, तो वो सारा फिक्सचर्स कहलाता है। फिक्सचर जो है वो एसेट है, फिक्स एसेट है, इसीलिए उसका बैलेंस आपको डेबिट साइड में शो करेगा। और फिक्सचर जो है उसका अमाउंट है 1,40,000 रुपये, हम डेबिट साइड में 1,40,000 रुपये लिख देंगे। 1,40,000 आपका यहाँ पर होगा डेबिट साइड में। फिक्सचर्स के बाद जो है आपका वो है मिसलेनियस एक्सपेंस। कोई छोटा मोटा एक्सपेंस है जितना, सबको मिसलेनियस एक्सपेंस में यहाँ पे लिख देंगे हम। मिसलेनियस एक्सपेंस ये है आपका जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट बैलेंस शो करेगा, और ये है आपका 5,200, ये हो गया। इसके बाद है आपका मिसलेनियस इनकम। इनकम जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। मिसलेनियस इनकम, जितना भी इनकम है क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ये है आपका 1,400, ये हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया क्योंकि ये इनकम है। बार बार हम आपको कह रहे हैं जितना भी आपका एक्सपेंस है, लॉस है, एसेट है, डेबिट बैलेंस शो करेगा। जितना भी आपका
इनकम है, गेन है या लायबिलिटी है, वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। चलिए, इसके बाद ये हो गया आपका। फिर है लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। कहीं से भी आप लोन लीजिए। अब यहाँ जगह आपका ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, इस साइड में आएंगे। लोन फ्रॉम, किस बैंक से लोन किया? आईसीआईसीआई बैंक से। कहीं से भी लोन लिया गया हो वो लायबिलिटी ही होता है और वो क्रेडिट साइड में आपका शो करेगा। कितना है? 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 का लोन लिया गया है। इसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन एबव लोन। इंटरेस्ट ऑन एबव लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लिखते हैं यहाँ पे। कितना है आपका? 30,000 रुपये। तो 2.5 लाख का जो लोन लिया गया है, जो लायबिलिटी है, जो क्रेडिट साइड में आपका दिख रहा है, इस पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो आपका 30,000 बन रहा है, जो कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस होने की वजह से ये डेबिट साइड में आपका दिखेगा। तो लोन जो है लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, और उस लोन पर जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट बैलेंस आपका शो करेगा। इसके बाद होता है आपका इंटरेस्ट ऑन एबव लोन हो गया, कैपिटल है। कैपिटल भी बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है और इंटरनल लायबिलिटी होने की वजह से वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस जो है और बिजनेस का जो ऑनर है वो दोनों अलग अलग होता है, और बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसे हम कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी होने की वजह से ये क्रेडिट हो जाएगा। तो कितना है अमाउंट जो है आपका? वो 7 लाख रुपीज़ दिया गया है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी होने की वजह से क्रेडिट साइड में ये दिखेगा आपका बैलेंस। इसके बाद है आपका प्रोप्राइटर विड्रॉवल्स, यानी प्रोप्राइटर का मतलब ऑनर हो गया और वो विड्रॉ किया है अपना पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसको हम ड्राइंग्स लिख सकते हैं। ऑनर जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी कैश या गुड्स निकालता है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स हम यहाँ पे लिख दिए। डेबिट बैलेंस शो करेगा आपका 60,000 रुपीज़। जब भी कैश निकालो या गुड्स निकालता है तो क्या वो करते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। कैश निकालेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर गुड्स निकालेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। हम ये करते हैं जनरल एंट्री में, तो ड्राइंग्स आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा। इसके बाद है आपका है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर एसेट होता है, डेबिट बैलेंस शो करेगा। कंप्यूटर्स हो गया आपका। यहाँ पर अमाउंट जो है गिवन है आपका 90,000 रुपीज़, 90,000 डेबिट बैलेंस शो करेगा क्योंकि एसेट है। इसके बाद है आपका गुडविल। गुडविल जो हो गया आपका ये 1,60,000। गुडविल भी आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट है, इसलिए ये डेबिट बैलेंस आपका शो करेगा। गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका हम क्लास 12 में सीखेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड वेटेड एवरेज जो है आपका मेथड है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी होता है। गुडविल क्या है? इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स आपका होता है, जैसे आपका कॉपीराइट है, पेटेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये सर आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट है। उस तरह से गुडविल भी जो है वो रेपुटेशन होता है बिजनेस का, और उसका वैल्यू होता है, वैल्यू जो अभी गिवन है वो 1,60,000 है गिवन। ये इंटैंजिबल एसेट होने की वजह से डेबिट बैलेंस शो करेगा। फिलहाल इतना समझिए। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका 3,10,000 रुपये का। नॉट एडजस्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि एडजस्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि परचेज में ही अभी वो एडेड है, इसलिए दोबारा आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये परचेज से एडजस्ट कर दिया रहता तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिखाते, लेकिन वो लिख रहा है साफ साफ नॉट एडजस्टेड, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर अभी आपका नहीं आएगा। क्लियर है बात? इसके बाद आपका है इनपुट IGST। इनपुट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका जो है वो एसेट है और आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा 40,000। और आउटपुट IGST, आउटपुट IGST, आउटपुट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है आपका वो एक्चुअली में लायबिलिटी है, इसलिए आपका वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो GST जब पढ़ाएंगे तो उसको और क्लियर करेंगे। आउटपुट में से इनपुट को माइनस करते हैं तो जो बैलेंस होता है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। फिलहाल तो ये जो है आपका यहाँ पर बन करके तैयार है, सब कुछ मैंने यहाँ पर दे दिया है, लिख दिया है। अब जो है ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाना चाहिए
टोटल अमाउंट को जब ऐड करिएगा तो यहाँ पर आपका टोटल जो है वो ऐड करके दोनों साइड जो है आपका इक्वल आना चाहिए। टोटल हम अब ऐड करते हैं शुरुआत से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और देखते हैं हम कि दोनों मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच नहीं करेगा तो इसका मतलब कोई ना कोई आपने मिस्टेक किया है। दोनों को जब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड करेंगे तो आपका जो है दोनों साइड आएगा आपका 48,40,400। ये आपका दोनों साइड आएगा 48,40,400 और इधर भी आएगा आपका 48,40,400। दोनों साइड आपका मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि कब जो है हम क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट बेसिकली था, कब हम जो है क्लोजिंग स्टॉक को ले करके ट्रायल बैलेंस के अंदर आएंगे, कब ले करके नहीं आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। फिलहाल यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड था तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ले करके नहीं आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में ऐड है। दूसरी बात है कि कब लेकर के आएंगे, तो जब आपका एडजस्टेड परचेस दिया रहेगा तब हम क्लोजिंग स्टॉक को लेकर के आएंगे, और जब आपका COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तब हम जो है क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर लेकर के आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक को जैसे अगर आपको लाना है तो ये आपका एडजस्ट करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो जनरल एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस, ये आपका एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा तब ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। नहीं तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सीधा कहाँ चला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है साल के अंत में। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब लाना है तो उसको परचेस से एडजस्ट करना होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस, तब आप इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर ला सकते हो। नहीं तो सीधा क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर तमाम चीज़ें देखी हैं। ट्रायल बैलेंस को बनाना यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया है कि किस तरीके से बनाते हैं। फिलहाल आपको हमको लगता नहीं कि कुछ और प्रॉब्लम इसमें होगा, कहीं कुछ दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो, लेकिन थोड़ा खुद का दिमाग लड़ा करके यहाँ पर सारे चीज़ों को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो इसके बाद हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस सीख लिया है, और एक दो क्वेश्चन हम इसका और देखेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर, कौन कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है और कौन कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, वो सारी बातें हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।